हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, प्रणाम ऑल दी एस्पिरेंट वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। और अब हम आ चुके हैं पार्ट 3 पर। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड हम बहुत अच्छी तरीके से देख चुके थे और पार्ट थर्ड को देखने से पहले आप प्लीज़ जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं, वो पार्ट फर्स्ट और सेकंड को देखें, तभी आपको ये पीडीएफ समझ में आएगी। इस पीडीएफ में हम किस तरीके से एमसीक्यू को सॉल्व कर रहे हैं, विद अ पिक्चर सॉल्व कर रहे हैं, विद अ मैप सॉल्व कर रहे हैं। और एक बात और बता दूँ, जैसे ये लास्ट पीवाईक्यू हमने लगाए थे पार्ट 1 वीडियो में। और एक बात और है, जिस तरीके से आपने देखा होगा, एक फॉर एग्जांपल दूँ लास्ट वीडियो का, जिस तरीके से हमने भरूच वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था। आई एम श्योर, आई एम डेफिनिटली कि इस टाइप के क्वेश्चंस को डील करना सीख रहे हैं हम। इन फ्यूचर अगर क्वेश्चंस बनेंगे तो हम किस तरीके से इन्हें सॉल्व करेंगे। सो प्लीज आप क्या करें, वीडियो को देखने से पहले पीडीएफ को एक्सेस कर लें, तो आपको इजीली हो जाएगा इसको समझने में, ठीक है। और हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पार्ट 1 और पार्ट 2 जून से लेकर दिसंबर तक का करंट अफेयर अपलोड हो चुका है। और आप अगर सीरियस एस्पिरेंट हैं और आप भटकाव नहीं चाहते हैं, आप सिलेक्शन चाहते हैं, तो प्लीज़ आप क्या करें, उस वीडियो को ज़रूर देखें, आई एम श्योर। और उसकी कहानी ये है कि उसको ऐसे ही कंपाइल नहीं किया है, वो आपका एज़ अ रिसर्च के बाद उसको कंपाइल किया हुआ है, जो आपके डायरेक्ट एमसीक्यू हो सकता है वहाँ से पुट हों, ओके? मे बी पॉसिबल है। सो अब हम पार्ट थर्ड को देखेंगे। और पार्ट थर्ड की अगर मैं बात करूँ, तो इसमें हम थोड़ा-सा इनोवेटिव भी किया है हमने। इनोवेटिव क्या है कि जो पेज हमारे लिए इम्पोर्टेंट थे, उन पेज को हमने यहाँ पे कंपाइल किया हुआ है। उसके बाद हम थोड़ा-सा देखते हैं कि जो भी हमने यहाँ पे बॉक्स यूज़ किए हैं, उनका मतलब है इन फ्यूचर जो है, अगर कोई क्वेश्चन्स बन सकता है हमारा, तो वो ऐसे बनेगा यहाँ से, वो प्रेडिक्टेबल बॉक्स हैं आपके। अच्छा, अब एक बात और है, मैं आपको बता दूँ, इस टाइप की पीडीएफ आपको मिलने जा रही है, तो प्लीज़ आपको 8171420646 पर क्या करना है, मैसेज करना है। तो ये नंबर आपको इसके फ्रंट में भी मिल जाता है, इंटरफ़ेस पे भी मिल जाता है, जब ये वीडियो लेक्चर अपलोड होता है। ओके, सो अब हम स्टार्ट करेंगे। क्या होता है, देखिए, ख़ास एक बात होती है, आपने थोड़ा-सा अगर पेपर को नोटिस किया होगा कि अगर स्पेक्ट्रम की कोई बुक है, मान लीजिए एक चैप्टर के 10 पेज हैं। 10 पेज में से मान लीजिए पेज 1 और 2 से अगर कोई क्वेश्चन आ गया, या पेज 1 और 5 से कोई क्वेश्चन आ गया, तो 10 पेज में से डेफिनिटली है, हमारे पास सिलेबस तो वही है ना, तो उन पेज में से कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, उनको भी हमने यहाँ पे कंपाइल किया है। तो डेफिनिटली इसको सॉल्व करने के बाद कुछ भी क्वेश्चन नहीं बचेंगे हमारे। और प्लीज़ आप इस पीडीएफ को एक्सेस कर लें, ओके? आफ्टर दैट यू कैन सी दिस वीडियो एंड यू कैन easily solve of all the questions of the modern spectrum in a future 2024 and 2025, all the aspirant। सो अब देखेंगे पार्ट थर्ड का। तो पार्ट थर्ड का है हमारे पास, एक्चुअली में इंडियन हैंडीक्राफ्ट जो था, वो जब बहुत बुरी तरीके से कॉलोनियल पॉलिसी के द्वारा इम्पोवरिश्ड कर दिया गया, जिसमें क्या था कि बहुत से जो कारीगर थे वो गरीब बन गए, है ना? जब बहुत से कारीगर जब गरीब बन जाते हैं, तो कहानी आगे कैसे चलती है कि उनके जो सरदार थे या फिर जमींदार थे, वो सब लोग गायब हो गए। तो वही सारी कहानी थी, जिसकी वजह से सिविल अपराइजिंग जो है स्टार्ट होना शुरू हुआ। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं पुरोहित वर्गों की, तो इन्होंने विदेशी शासन के खिलाफ घृणा और विद्रोह को भी उकसाया। प्रेस्टली क्लास ने इंस्टिगेट किया था, ठीक है? हेटरेड किया था, रिबेलियन अगेंस्ट द एलियन रूल के। भाई रीज़न भी तो क्या-क्या था? बिकॉज़ द रिलीजियस जो प्रीचर थे, प्रीस्ट थे और पंडित और मौलवी, क्योंकि भई उनके जो धार्मिक उपदेशक और पुजारी और पंडित मौलवी आदि जो जो पारंपरिक जमींदार और नौकरशाही, वो सब डिपेंड थे किस पे? ऑन दी ट्रेडिशनल लैंडेड एंड ब्यूरोक्रेट्स इलाइट्स पर। तो एक्चुअली में वो सब अभिजात वर्ग पर निर्भर थे। अब अभिजात वर्ग क्या होता है? अभिजात वर्ग का मतलब होता है जिससे हमारा कोई ना कोई काम जो है सॉल्व हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि जैसे वैश्य का कोई काम है, तो वो आप कह सकते हो जो बैकवर्ड क्लास है उसके थ्रू काम हो रहा है। तो ये सब हमारी चीज़ें अभिजात वर्ग में आती हैं। द फॉल ऑफ जमींदारी एंड द फ्यूडल लॉ डायरेक्टली अफेक्ट द प्रिस्टली क्लासेस। तो जमींदारों और सामंतों के पतन का सीधा प्रभाव जो था, वो किस पे पड़ा था? पुरोहित वर्ग पर पड़ा था। तो इसलिए सिविल अपराइजिंग होने के चांस बढ़ गए थे। आगे देखते हैं फिर क्या है। अब देखते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिविल अपराइजिंग। सिविल अपराइजिंग के जनरल क्या कैरेक्टरिस्टिक थे? तो जो सिविल अपराइजिंग था, वो मोस्ट केसेस में रिप्रेजेंट था, ठीक है, कॉमन कंडीशन, बट वो सेपरेट था टाइम और प्लेसेस पे। ये थोड़ा सा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो विद्रोह हुआ था वो सामान्य परिस्थितियों की तरह तो था, लेकिन उनका जो प्रतिनिधित्व हो रहा था वो अलग स्थान और अलग ही आप कह सकते हो समय पर था। जो सेमी फ्यूडल लीडर ऑफ द सिविल अपराइजिंग वर बैकवर्ड लुकिंग एंड ट्रेडिशनल आउटलुक। ये थोड़ा-सा पॉइंट हमारे लिए समझने के लिए है कि जो ये सिविल अपराइजिंग हुआ था, वो अर्ध सामंती नेताओं और पिछड़ी सोच और पारंपरिक दृष्टिकोण। अब आप देखना यहाँ पे, पिछड़ी तो सोच की बात कर रहा था सिविल अपराइजिंग, और पारंपरिक दृष्टिकोण की बात कर रहा था। इनका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था सिविल अपराइजिंग का? हो सकता है यहाँ से आपकी ये लाइन सीधी लिखी हो कि व्हाट इज़ द मीन ऑफ द सिविल अपराइजिंग। तो इसका बेसिक ऑब्जेक्ट ये था कि रिस्टोर अर्लियर फॉर्म ऑफ रूल एंड सोशल रिलेशन।
है ना? यानी कि उनका मतलब ये था कि जो पुराने स्वरूप और सामाजिक संबंधों को बहाल करने का था। ये जो अपराइजिंग था वर द रिजल्ट ऑफ द लोकल केसेस एंड ग्रीवेंसेस वर आल्सो लोकलाइज्ड इन देयर कॉन्फ्रेंसेस। तो मतलब यह विद्रोह स्थानीय कारणों और बहुत सारी शिकायतों के परिणाम थे, जिनका जो जो भी परिणाम हुए वो सब किसके द्वारा थे? स्थानीय लोगों के द्वारा थे। तो सिविल अपराइजिंग में पहला हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है? देखिए मैंने यहाँ पे पेज लगाया है और डेफिनिटली क्या होगा कि इस टाइप का क्वेश्चंस अगर सन्यासी रिवोल्ट की बात करें, संथाल वाला क्वेश्चन तो हमारा आ चुका है। अब यही है कि इस चैप्टर में कौन-कौन सी रिवोल्ट इम्पोर्टेंट है। तो उन रिवोल्ट में से कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। संथाल वाला आ चुका है उसको तो हम सॉल्व करेंगे ही आगे। अब हो सकता है कि क्वेश्चन आपका सन्यासी रिवोल्ट से बने। तो देखते हैं क्या है। हमारे पास है 1770 में क्या हुआ था? फ़ेमाइन आया, जिसमें इकोनॉमी बहुत बुरी तरीके से हार्श हुई, ठीक है? इसलिए ब्रिटिश के खिलाफ क्या था? सन्यासियों का एक ग्रुप जो था वो कंपेल्ड हुआ। कहाँ पे हुआ? ईस्टर्न इंडिया में, ओके? और इन्होंने फाइट की किसके खिलाफ? ब्रिटिश के खिलाफ। अच्छा, अब ओरिजिनली की बात करें हम सिविल अपराइजिंग में, तो ओरिजिनली में इसमें आपके पीसेंट शामिल थे। और कौन थे वो पीसेंट? वो पीसेंट वो थे जिनको लैंड से इवेक्टेड किया कर दिया गया था। फिर उसके बाद इसमें लार्ज जमींदार जो स्मॉल जमींदार थे वो भी जॉइन हुए। जो सोल्जर जैसे मान लीजिए वो सोल्जर उसमें ब्रिटिश कॉलोनी में काम कर रहे थे बट उनको डिसबैंडेड कर दिया गया, वो भी इसमें शामिल हो गए। और जो रूरल पुअर थे वो भी शामिल हो गए इसमें। किसमें? सन्यासी रिवोल्ट में। अच्छा, जब ये सारे लोग शामिल हो जाएँगे तो फिर ये क्या करेंगे? ये रेड करेंगे कंपनी की फैक्ट्री पर और उनकी ट्रेज़री पर और ये फाइट करेंगे कंपनी फ़ोर्स के खिलाफ, ठीक? और ये जो था वो किसके टाइम पे था? वारेन हेस्टिंग के टाइम पे था और इसमें शामिल कौन थे? हिंदू और मुस्लिम दोनों। अच्छा, अब उसके बाद हम बात करते हैं अब देखिए यहाँ पे पॉइंट निकालने वाला है, पॉइंट अभी निकालेंगे हम। उसके बाद इसमें कुछ आपके लीडर भी थे जैसे मंजुम शाह थे, चिराग अली थे, मूसा शाह थे, भवानी पाठक थे, देवी चौधरानी थी, क्लियर कट है। ये इम्पोर्टेंट लीडर थे सन्यासी रिवोल्ट्स के। अच्छा, देवी चौधरानी उस टाइम की एक कह सकते हो वुमेन थी, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, जो भी मूवमेंट्स हो रहे थे। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात यही है सन्यासी रिवोल्ट का ज़िक्र कहाँ हुआ? तो ज़िक्र हुआ है आनंद मठ में, ठीक है? जिसको लिखा गया है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। अच्छा, इसका बेस क्या है? इसका बेस जो है वो है सन्यासी रिवोल्ट, किसका? आनंद मठ का। अगर हम बंकिम चंद्र ने एक और नोवेल लिखा था जिसका नाम था देवी चौधरानी। अब सन्यासी रिवोल्ट को हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया। अब हम इसको करते हैं सॉल्व, सॉल्व करने की बारी आती है। तो मैं आपको एक पॉइंट बताऊँगा वो आपको थोड़ा-सा ध्यान देना है, क्या? सबसे पहले आप अगर स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं तो आप ना कब, क्यों, कैसे, कहाँ को ज़रूर पुट करते रहें। जैसे सबसे पहले सन्यासी रिवोल्ट हुआ, कैसा रिवोल्ट था? सिविल अपराइजिंग था। कहाँ हुआ? ईस्टर्न इंडिया में। कब हुआ? 1770 में। क्लियर कट है? इसमें कौन-कौन था? इसमें आपके थे पीसेंट थे और उसके बाद आपके जमींदार थे और डिसबैंडेड सोल्जर थे और रूरल पुअर थे, ठीक? इन लोगों ने क्या किया? कंपनी की फैक्ट्री पर रेड डाली, ठीक है? और उसके टाइम पे किसके टाइम पे? वारेन हेस्टिंग के टाइम पे। इसमें कौन-कौन था? मंजूम शाह, चिराग अली, मूसा शाह, भवानी पाठक और देवी चौधरानी, क्लियर कट है? उसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें कोई वुमेन भी थी क्या सन्यासी? अब देखिए सन्यासी अगर शब्द आ जाता है तो माइंड में तो ये बात आती है कि सारे वुमेन्स प्रेज़ेंट होंगे। नहीं, इसमें वो सॉरी सारे मेन प्रेज़ेंट होंगे, नॉट ए वुमन। तो सन्यासी का बात आता है तो हमें ध्यान में जाता है कि सारे मेन प्रेज़ेंट होंगे। बट आपको ध्यान रखना है इसमें एक वुमेन भी थी जिनका नाम क्या था आपका? भवानी पाठक। अच्छा, अब बात आती है निकल के कि भई सिविल रिवोल्ट हुआ तो हमें कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा हमें आनंद मठ से। अब आनंद मठ किसके द्वारा लिखा गया? एक क्वेश्चन फिर हमारे यहाँ से तैयार हो जाता है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। फिर दूसरा क्वेश्चन भी हमारा बन के तैयार हो जाता है कि देवी चौधरानी भी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा हुआ एक उपन्यास है। क्लियर कट है? तो आपके सारे क्वेश्चन जो है वो बन गए सन्यासी रिवोल्ट के अगर बनेगा तो कब, किन, कैसे, कहाँ वाले। अब हम आ जाते हैं एमसीक्यू पे। एमसीक्यू देखते हैं सन्यासी रिवोल्ट जो था, वो उसके टाइम पे क्या-क्या हुआ? तो 1770 की बात थी, उस टाइम जो है फ़ेमाइन आया, मतलब सूखा पड़ा आप ऐसे कह सकते हो। और देखिए, अब यहाँ से देख रहे हैं, ऐज़ ब्रिटिशर्स हैड पुट रेस्ट्रिक्शन ऑन द विज़िट टू पिलग्रिम। अब ये थोड़ा वाला हमारे डाउट में क्योंकि ये तो हमने नहीं पढ़ा स्पेक्ट्रम में, क्लियर कट है? यही होता है गेस करने का तरीका। आगे, तीसरा देखते हैं, सन्यासी ऑर्गनाइज़ रेड ऑन कंपनी फैक्ट्री। ये तो भाई हमने पढ़ा था कि जब सोल्जर्स भी इकट्ठे हो गए, पीसेंट भी इकट्ठे हो गए, जमींदार भी इकट्ठे हो गए, गरीब भी शामिल हो गए, तो इन लोगों ने क्या किया था कि जो कंपनी की फैक्ट्री थी, उन पर रेड डालना शुरू कर दी थी। अच्छा, अब बात आती है कि हमें मिला कहाँ है सन्यासी रिवोल्ट मिला है आनंद मठ में, क्लियर कट है? तो आपने 3 तो आपके ईज़िली निकल रहे होंगे, पहला वाला सॉरी आपका 3 क्लियर निकल रहे होंगे फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। अब थोड़े-से आप डाउट में हैं कि जो ब्रिटिश थे, उन्होंने रेस्ट्रिक्शंस लगा रखा था, जो भी पिलग्रिम्स जो धार्मिक स्थान है, उन पर जाने के लिए। अब देखिए यहाँ पॉइंट समझने वाली बात है। ये इसके अपोज़ में दिख रहा है हमें। भई सूखा पड़ा, ठीक है? और इसके अपोज़ में दिख रहा है और एक पॉइंट और है, ये भई इतना उत्पाद मचाया हुआ है इन लोगों ने, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ किया होगा, तभी रिवोल्ट आया होगा। ये पॉइंट आप समझ सकते हैं। तो ऑप्शन बी से ये दिख रहा है हमें साफ-साफ
कि भाई इन लोगों ने उत्पात मचाया, इन लोगों ने कुछ किया होगा तभी रिवोल्ट हुआ होगा। तो इसका मतलब ये है, ये हमारा आंसर कौन-सा हो जाएगा? ओनली 4 ठीक है? और वैसे भी हम इसको ईज़िली निकाल लेते। कहीं ब्रिटिश के खिलाफ था ना, है ना? और यहाँ से हमें साफ-साफ दिख रहा है कि उन्होंने यहाँ पे रेड डाली, तो रेड तो तभी डाली होगी ना जब उन्होंने कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा रखे होंगे, क्लियर कट है? तभी निकल रहा था हमारा, तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा ओनली 4। चलिए आगे चलते हैं फिर हम। चलिए, आगे देखते हैं फिर हमें मिलता है पागलपंथी। पागलपंथी की बात करें तो ये आपके पीसेंट मूवमेंट थे जो रिलीजियस ओवरटोन को लेकर थे। तो ये जो मूवमेंट था इसके जो फाउंडर थे वो थे करम साहब, ठीक है? अच्छा इसकी बात क्या थी? क्या थी कि जमींदारों ने जो एक अमाउंट लिया करते थे रेंट के रूप में किनसे? पीसेंटों से, तो उसकी लिमिट उन्होंने बढ़ा दी थी। तो पीसेंट उस टाइम ये बोले थे कि एक सर्टेन लिमिट तक अगर आप अमाउंट रखेंगे तो वी आर फाइनली इसको हम पे कर देंगे, बट अगर इससे ऊपर रखेंगे तो हम इसका पेमेंट नहीं करेंगे। तो इसी के रिगार्डिंग उनमें जो पीसेंट और जमींदार में फाइट हुई जिसे हम पागलपंती कहते हैं, तो पीसेंटों ने क्या किया था? अटैक किया था जमींदारों के घरों पर, ठीक है? तो इसके बीच में फिर गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाती है और ये बोलती है भाई ठीक है, एक हम इक्विटेबल अरेंजमेंट करते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए पीसेंट को, है ना? तो इसी रिगार्डिंग उसमें एक लिमिट तय कर दी गई कि आपको इतना पेमेंट देना है और जमींदार भी इससे सैटिस्फाई हो गए, बट बाद में क्या होता है कि इस मूवमेंट को भी वायलेंटली सप्रेस्ड कर दिया गया, ठीक है? आगे क्या होता है अब यहाँ से एक एमसीक्यू देखेंगे हम। एमसीक्यू है हमारे पास, जो फेमस पागलपंती ग्रुप था, वो किससे रिलेटेड था? तो कॉमन सी बात है, वो था बंगाल से रिलेटेड, ओके। अच्छा, आगे चलते हैं, फिर हमें मिलता है फराजी मूवमेंट। फराजी मूवमेंट की बात करें, तो इसके जो फॉलोअर्स थे, वो मुस्लिम सेक्ट के थे। इसको फाउंडेड किया गया था हाजी सरियउद्दौला के द्वारा, ठीक है? जो कि आपके फरीदपुर के थे, जो पड़ता है ईस्टर्न बंगाल में। क्लियर कट है यहाँ तक? अच्छा, वो चाहते क्या थे? वो चाहते थे रेडिकल रिलीजियस सोशल एंड पॉलिटिकल चेंज, मतलब रेडिकल का मतलब होता है कट्टरपंथ रिलीजियस, सोशल और पॉलिटिकल चेंज को एडवोकेट करना चाहते थे। अच्छा अब ये सरियुद्दौला जो थे वो दादू मियाँ के बेटे थे। दादू मियाँ कौन थे? अब दादू मियाँ की अगर हम बात करें तो उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन चलाया था अपने फॉलोअर्स के साथ कि भाई हम एक्सपेल करेंगे किनको? इंग्लिश को, इंग्लिश इंट्रूडर फ्रॉम द बंगाल। अब बंगाल से इंग्लिश इंट्रूडर्स को हटाने के लिए, इंट्रूडर्स का मतलब होता है बिना परमिशन के हमारे घर में घुस जाना, ओके। ये जो सेक्ट था वो सपोर्ट किया गया था केस ऑफ द टीनेंट्स अगेंस्ट द जमींदार। और देखिए जो टीनेंट को लेके सपोर्ट करने के लिए जो किसके अगेंस्ट में थे? जमींदार के में, ठीक है। अच्छा ये जो था 1838 से लेके 1857 तक चला। बाद में ये जो मूवमेंट था वो बहावी रैंक को जॉइन कर लेता है। चलिए, तो मे बी पॉसिबल है कि यहाँ से क्वेश्चंस बने। आगे मिलता है हमें मोपला अपराइजिंग। मोपला अपराइजिंग की अगर हम बात करें तो ये कहाँ था? ये था आपका मालाबार कोस्ट पर, ठीक है? और इसकी अगर हम बात करें इसमें क्या था कि जो रेवेन्यू डिमांड हुआ करती थी उसको बढ़ा दिया गया और फील्ड का जो साइज़ था उसको रिडक्ट कर दिया गया, रिडक्शंस कर दिया गया, ठीक है? तो इससे क्या होता है बहुत ही बुरी तरीके से पीस्ट जो थे, जो पीसेंट थे वो अनरेस्ट थे अमंग दी मोपला एंड मालाबार में। ये जो था रिबेलियन लगभग 22 का मतलब है लगभग 22 बार रिबेलियन हुआ 1836 से लेकर 1854 तक। कुल मिला के आपका 18 साल तक, बट बाद में भी ये कैसा रहा? अनसक्सेसफुल, ओके। हाउएवर प्रूव्ड सक्सेसफुल, फिर भी ये खुद को सक्सेसफुल प्रूव नहीं कर पाया। तो इसी के रिगार्डिंग था मोपला राइजिंग, आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं फिर हम नेक्स्ट, देखिए थोड़ा-सा और इसके बारे में हम बात करें, इसमें जो थे हिंदू और मुस्लिम डिफरेंस डिस्टेंस द कांग्रेस एंड मोपला फ्रॉम ईच अदर। क्या हुआ था कि जो मुस्लिम और हिंदू मतभेद की वजह से ये लोग कांग्रेस और मोपला में क्या हुआ आपका डिस्टेंस हुई, ठीक है? डिस्टेंस मतलब हो गए, बाद में इसको भी सबड्यूड कर दिया गया। चलिए आगे चलते हैं, फिर हमें मिलती है हो एंड मुंडा अपराइजिंग। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये आपने पेज बताए, इन पेज में से मैंने आपको ना यहाँ पे ये बताने की कोशिश की है कि मे बी पॉसिबल है क्वेश्चन यहाँ से बने। तो हम हो एंड मुंडा अपराइजिंग की बात करते हैं जो 1820 से लेके 1837 तक चला, लगभग 17 साल। इसमें क्या था कि जो राजा प्रहात थे, उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया खुद को हो ट्राइबल्स में और रिवोल्ट करने के लिए किसके अगेंस्ट में? ऑक्यूपेशन ऑफ शिवभूमि। शिवभूमि कहाँ पड़ती है आपकी? झारखंड में। ये जो रिवोल्ट था वो लगभग 1827 से लेके चला, ठीक है? व्हेन द होल ट्रायल वर फोर्स्ड टू सबमिटेड, जब तक उन्होंने अपना आत्मसमर्पण नहीं कर दिया तब तक ये चला था। 1831 में क्या होता है, उन्होंने दोबारा ऑर्गेनाइज किया एक रिबेलियन
जो जॉइन किया गया किसके द्वारा? मुंडा जो कि छोटा नागपुर में रहा करते थे और वो प्रोटेस्ट कर रहे थे किसके अगेंस्ट में? कुछ फार्मिंग रेवेन्यू पॉलिसी के लिए कोई न्यूली स्कीम लाई गई थी उसके रिगार्डिंग और जो बंगाली की एंट्री थी उनके रीजन में उनके रिगार्डिंग। तो उसमें मुंडा भी शामिल था। तो ये आपको थोड़ी-सी बात समझनी पड़ेगी। द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड फार्मिंग रेवेन्यू पॉलिसी एंड द एंट्री ऑफ बंगाली इन देयर रीजन। किनके यहाँ? मुंडा के यहाँ। तब उसमें वो और मुंडा साथ-साथ में आए थे। अच्छा, इसमें से मुंडा की अगर हम बात करें तो बिरसा मुंडा छूट जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो बिरसा मुंडा जो इसके फाउंडर थे मुंडास मूवमेंट्स के और उनका एक टर्म था उलूगुलान। उलूगुलान का मतलब होता है उथल-पुथल, उथल-पुथल का मतलब है उलूगुलान का मतलब उनके जो ट्रेडिशंस हैं, उनके ट्रेडिशंस में अगर कोई न्यू चीज़ ऐड की जाती है तो उनमें उथल-पुथल हो जाए, उसी को हम बोलते हैं उलूगुलान, ठीक है? Was one of the most significant tribal uprising in the period of 1860 to 90। ओके। और पॉलिटिकल या अच्छा अब उसके बाद का ये जो रिबेलियन था वो एज ए रिलीजियस मूवमेंट की तरह था जिसमें लोग इकट्ठे होते थे पॉलिटिकल फोर्स के रूप में और वो फाइट कर रहे थे किसके? जमींदारी के अगेंस्ट, टेनवर के अगेंस्ट एंड एक्सप्लॉयटेशंस बाय द मनी लेंडर्स एंड द फॉरेस्ट कॉन्ट्रैक्टर। तो देखिए एक्चुअली में मुंडा ट्राइब्स में यही कहानी थी कि जो बिरसा मुंडा फाइट कर रहे थे, जो फॉरेस्ट कॉन्ट्रैक्टर थे, वो एक्चुअल में बहुत सारे पोचर उनके साथ आते थे जो उनकी जैसे कहते हैं एनिमल थे उनको मारना, है ना? उसके बाद उनकी जो लैंड है उसको उसको मतलब बर्बाद कर देना। तो और ये सब के विरोध ये मुंडा ट्राइब जो ये भी फाइट कर रही थी। तो हो और मुंडा अपराइजिंग आपको समझ में आ गया वो क्या है क्या नहीं है। अच्छा, अच्छा ये बात भी आपको समझनी पड़ेगी थोड़ी-सी वेट सॉरी या जो मुंडा थे वो क्लेम करते थे छोटा नागपुर एज़ देयर एरिया इन 1879। यानी मुंडा ये क्लेम किया करते थे कि छोटा नागपुर है वो उनका एरिया है और ब्रिटिश आर्म फोर्स वर देन डिप्लॉय। ब्रिटिश आर्म फोर्स वहां पर क्या की गई है? डिप्लॉय की गई है। मतलब उनको कहते हैं जैसे वहां पे डिप्लॉय का मतलब होता है किसी भी प्रतिनिधि को वहां पे खड़ा कर देना, अपने प्रतिनिधि को खड़ा कर देना, है ना? पर फिर बाद में क्या होता है ये लोग बिरसा मुंडा को कैप्चर कर लेते हैं, उनको जेल में डाल देते हैं। आफ्टर जेल वो क्या करते हैं वहाँ पे कहानियाँ कुछ ऐसी भी चली हैं कि उनको ज़हर देके मार दिया गया इन अ जेल। ओके, सो नाउ नेक्स्ट इट्स अ वेरी इंपोर्टेंट संथाल बहुत न्यूज़ में रहा, मे बी पॉसिबल है यहाँ से क्वेश्चंस बने। सो हम देखेंगे संथाल रिबेलियन 1855 से लेकर 1856 चला। ज़्यादा टाइम नहीं चला है संथाल बट न्यूज़ में बहुत रहा। तो क्योंकि अभी संथाल का जब दिवस मनाया गया तो उस टाइम मोदी भी प्रेज़ेंट रहे वहाँ पे। तो ये संथाल जो था ये राजमहल हिल के पास पड़ता है आपको पहले तो इसका एक थोड़ा-सा लोकेशन देख लेनी है, ठीक है? जो कहाँ पड़ती है? बिहार में, ओके? अच्छा और ये संथाल जो रिबेलियन था वो जमींदार के अगेंस्ट में था, ये पॉइंट आपको समझ लेना है। अच्छा इसमें क्या था जो मनी लेंडर थे उनको सपोर्ट मिल रही थी पुलिस की और अन्य लोगों की, है ना? उन्होंने भी किसको जॉइन कर रखा था? जमींदार को। तो ये सब टू सब्जेक्टेड द पीस एंड टू अप्रेस्ड एक्सेशंस एंड डिस्पोसेशंस ऑफ द लैंड्स। तो देखिए ये सब लोग मिल के क्या कर रहे थे जो पीसेंट की जो लैंड थी उसको ये सप्रेस कर रहे थे। तो ये बाद में फिर क्या होता है ये रिबेलियन पहले तो जमींदार और आप कह सकते हो मनी लेंडर के विरुद्ध था बट बाद में ये जो है एंटी ब्रिटिश मूवमेंट बन जाता है। ये थोड़ा-सा पॉइंट आपको याद रखना है, ओके? अच्छा न आगे क्या है फिर ये जो रिबेलियन था टर्न इनटू द एंटी ब्रिटिश मूवमेंट। इसमें 2 लोग थे, 2 फाउंडर थे सिंधु और कान्हू। ये दोनों एक्चुअली में क्या थे? भाई थे। संथाल प्रोक्लेम एन एंड टू कंपनी रूल। संथाल जो रिबेलियन था वो उसका प्रोक्लेमेशन यही था कि भई हम जो है कंपनी के रूल को एंड कर देंगे और डिक्लेयर द एरिया बिटवीन द भागलपुर एंड राजमहल एज़ अ ऑटोनोमस। और भागलपुर और राजमहल से जब हम ब्रिटिश को निकाल देंगे तो उसको हम ऑटोनोमस के रूप में क्या कर देंगे? डिक्लेयर कर देंगे। ऑटोनोमस का मतलब होता है जहाँ पे हमारी सरकार है, बट बाद में इसको भी सप्रेस कर दिया जाता है 1856 में। ओके, सो अब हम एमसीक्यू लगाने की कोशिश करेंगे, देखते हैं। आफ्टर द संथाल अपराइजिंग सब्सिडाइड व्हाट वाज वर द मेजर्स टेकन बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट। तो कॉलोनियल गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स लिए थे, है ना? संथाल अपराइजिंग के रिगार्डिंग। सो सब पहला मिलता है जो टेरिटरी थी कॉल्ड द संथाल परगना वर क्रिएटेड। ये तो क्रिएट है ना? क्लियर है कि भाई संथाल परगना ही बनाए गए थे उन टेरिटरी को। और यहाँ पे देखिए ये पॉइंट थोड़ा समझने वाला है। इट बिकम इल्लीगल फॉर द संथाल टू ट्रांसफर लैंड टू द नॉन संथाल। अगर संथाल की लैंड को नॉन संथाल को ट्रांसफर किया जाता है तो वो इल्लीगल में काउंट होगा। यस, ये सही बात है। तो इसका मतलब हमारे पास आंसर क्या होगा? बोथ 1 एंड 2। क्लियर कट है? चलिए, तो यहाँ पे मैंने आपको ये बताने की कोशिश की थी कि ये पेज इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के। अगर ये पेज के बारे में देखिए ज़्यादा रामायण नहीं पढ़नी है, हमें लिमिटेड पढ़ना है बिकॉज़ वी हैव ए
वी हैव नॉट सफिशिएंट टाइम, है ना? बिकॉज़ लास्ट 75 डेज़ इज़ लेफ्ट, ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं हमारे पास। चलिए आगे देखते हैं फिर हम। अब है हमारे पास चैप्टर 8 पे आ गए। देखिए ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है, हमें स्पीड से चल रहे हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लग रहा होगा और प्लीज़ आप वीडियो को देखते रहें और मैं आपको एक बात और बता दूँ, आप इसकी पीडीएफ को एक्सेस करने के बाद ये आपको बहुत ज़्यादा ईज़ी लगेगी। सो डिज़ायर ऑफ रिफॉर्म, रिफॉर्म की आखिर में डिज़ायर क्यों हुई? क्या बात थी? ऐसा एक्चुअली में सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर हमें डिज़ायर की क्यों आवश्यकता, ओह सॉरी, रिफॉर्म की क्यों आवश्यकता हुई? तो उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात ये थी कि ब्रिटिश रूल का जो इम्पैक्ट था वो दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा था और सोशल कंडीशन जो थी वो बहुत ज़्यादा राइप हो गई थी। किसके लिए? रिफॉर्म के लिए। अच्छा, उसमें क्या था, जैसे रिलीजियस एंड सोशल इल्स भी थी और वुमेन्स की जो पोज़ीशन थी बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग थी। तो इसी के रिगार्डिंग एक राजा राम मोहन राय का एक स्लोगन आया था, मर्डर अकॉर्डिंग टू एवरी शास्त्र, मतलब जहाँ पे वुमेन्स की पोजीशन डिप्रेस्ड हो, तो वो उसका मतलब है कि मर्डर है हर शास्त्र के अनुसार, ठीक है? और इस यहाँ पे कास्ट प्रॉब्लम थी। अच्छा, अब डिज़ायर और रिफॉर्म की अगर हम बात करें, तो ये इंटेलेक्चुअल एंड कल्चरल चर्निंग थी, जिसने आइडिया दिया डिज़ायर फॉर द रिफॉर्म। क्लियर कट है? अच्छा, वेस्टर्न कल्चर का भी अपोज़िशन किया। ओके, और नई अवेयरनेस फैली इंडियनों के बीच में, जैसे उस टाइम अदर कंट्री भी फ्री हो रहे थे। अच्छा, अब हम बात करते हैं सोशल आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ रिफॉर्म। अब हमारे क्या सोशल और आइडियोलॉजिकल बेस होंगे रिफॉर्म को करने के लिए? तो जैसे उसमें सबसे पहले बात करते हैं कि मिडिल क्लास बेस माना गया और 19th सेंचुरी में एक्चुअली में क्या था कि इंडिया में कोई भी इंडस्ट्री नहीं थी और बात होती थी ज़्यादातर वेस्टर्न एजुकेशंस की। तो हम चाहते थे कि भई ठीक है, सोशल में भी कुछ अपना भी इंडियन जैसे लैंग्वेज है उनकी इन्वॉल्वमेंट हो, है ना? तो इसी इसी पे प्रावधान पे इंटेलेक्चुअल क्राइटेरिया भी थे कुछ, जैसे राजा राम मोहन का, है ना? अक्षय दत्त का, और उसी में था ब्रह्मो समाज था, जो इनफेबिलिटी की बात करता था वेदास की, है ना? सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ मूवमेंट, जो कि आपका रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट था, वो दीन की बात किया करते थे। मोनोथिज़्म ऑफ द वेदास की बात होती थी, यूनिटेरियन ऑफ द क्रिश्चियनिटी की बात होती थी और जो पॉलीथिज़्म जो है हिंदू में नहीं होना चाहिए, ठीक है? और ट्राइनिटी ऑफ क्रिश्चियनिटी में नहीं होना चाहिए। अब बात आती है कि 2 स्ट्रीम उस टाइम बात चल रही थी, अगर बेस मान के रिफॉर्म किया जाए तो रिफॉर्मिस्ट ऑफ रिवाइवलिस्ट। अब देखिए, रिफॉर्मिस्ट का हिंदी में अर्थ देखेंगे तो आपको मिल जाएगा सुधारवादी और रिफॉर्मिस्ट रिवाइवलिस्ट का मतलब मिलेगा पुनरुत्थानवादी। तो देखिए, रिफॉर्मिस्ट का मतलब है सुधार, वो सुधार चाहते थे। तो कौन-कौन से ऐसे मूवमेंट थे जो सुधार चाहते थे? अब आप हो सकता है आपका यूपीएससी में यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन्स बने, आपसे पूछ ले व्हिच इज़ अ रिफॉर्मिस्ट एंड रिवाइवलिस्ट, तो आपको दे दे यहाँ ऑप्शन में अलीगढ़ मूवमेंट है, प्रार्थना समाज है, ब्रह्मो समाज है और एक दे दे देवबंद, व्हिच इज़ नॉट, तो नॉट में आपका क्या हो जाएगा? देवबंद, ओके? अब मैं आपको थोड़ा-सा ऐसे याद कराने की कोशिश करूँगा कि रिफ़ॉर्म अगर करना है आपको, तो जैसे मान लीजिए अलीगढ़ के रास्ते खराब हैं, अब हमें उसे रिफ़ॉर्म करना है। तो रिफ़ॉर्म करने के लिए अलीगढ़ को हमें प्रार्थना करनी पड़ेगी किससे? ब्रह्मा से। याद हो जाएगा आराम से, रिफ़ॉर्मिस्ट। रिवाइवलिस्ट की बात करते हैं पुनरुत्थानवादी की, तो इसमें देवबंद मूवमेंट और आर्य समाज, मतलब जो रिवाइटल खाने के बाद क्या होता है कि देवता भी खुद को आर्य समझने लगते हैं या फिर आर्य भी खुद को देवता समझने लगते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं आप। तो रिवाइवलिस्ट में आपके 2 हैं, कौन-कौन से? देवबंद और आर्य, और एक और है बहावी, ये और मूवमेंट आपको याद रखना है, ठीक है? जिसको जो एक्चुअली में फराजी मूवमेंट वालों ने बाद में इसको जॉइन किया था। चलिए, अब हम एक यूपीएससी का मेंस का क्वेश्चन्स भी डिस्कस करके देखते हैं, यहाँ पे शायद हम सॉल्व कर पाएँ इसको। सो देखते हैं क्या है। ऑब्वियसली आप इसको लिखेंगे एक बार कॉपी पे। हमें अंतर करना है रिवाइवलिस्ट और रिफॉर्मिस्ट में, ठीक है? जो कि 18th सेंचुरी में हुआ था। तो हम रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट की अगर बात करें तो ये क्या था? एक्चुअली में इस मूवमेंट में ग्रेटर डिग्री किसकी? लॉस्ट ऑफ प्योरिटी रिलीजियंस दे साउथ टू रिफॉर्म। अच्छा, वो चाहते थे ज़्यादातर जो है आपका रिलीजियस को लेके प्योरिटी होनी चाहिए, और रिवाइवलिस्ट मूवमेंट जो था वो अपील ये किया करता था कि ट्रेडिशंस को हम ज़्यादा रेफरेंस देंगे देन दी रीज़न एंड कॉन्शियंस, ठीक है? और ये जो मूवमेंट था इसका एम था प्रदर्शन करना, डेमोन्स्ट्रेट करना किसको? एंशिएंट इंडियन सोशल कल्चर आइडिया, मतलब पुराने जो सोशल कल्चर आइडिया हैं उनको डेमोन्स्ट्रेट करना, जो आपके क्या करेंगे? प्रोग्रेसिव एंड रैशनलिज्म। इसी में देखिए, अब सीधी-सी बात है, जब ओल्ड की बात होगी तो आर्य समाज तो छूटेगा नहीं। देवबंद मूवमेंट भी नहीं छूटेगा और बहावी मूवमेंट भी नहीं छूटेगा, ठीक है? अच्छा, अब रिफॉर्मिस्ट की अगर हम बात करते हैं, तो ये मूवमेंट क्या कहता था? ये मूवमेंट एक्चुअली में सारे आपको, जैसे आज आप जो कर रहे हैं, फिलहाल में जो आप कर रहे हैं, तो वो रिफॉर्मिस्ट के अंतर्गत आता है। जैसे आपने मैं अगर एक बात मैं कहना चाहूँ, फ्रीडम ऑफ चूज़िंग लाइफ पार्टनर। अब देखिए, ये वाला क्वेश्चन डायरेक्ट आपका यूपीएससी में बना है, जो कि आर्टिकल 21 में है।
और आप मैं बता दूँ आपको ये लास्ट पीवाईक्यू में बस यहीं से डायरेक्ट उठा लिया गया है। अब हो सकता है, मे बी पॉसिबल आप देखिए पॉइंट समझना आप, ये क्वेश्चन तो यहाँ से आ चुका, ये क्वेश्चन यहाँ से आ चुका है। फ्रीडम ऑफ चूजिंग लाइफ पार्टनर आर्टिकल 31 बन चुका। अब यही जब थीम रिपीट होती है तो आपसे ये पूछ ले कि हम अपना पार्टनर अपनी मर्जी से चुनेंगे, ये रिफॉर्मिस्ट के अंतर्गत आएगा या रिवाइवलिस्ट के अंतर्गत आएगा? अब आप कन्फ्यूज़ हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? यहाँ तक मैं लेके जा रहा हूँ आपको। तो ये आपका जवाब होगा फ्रीडम ऑफ चूजिंग ऑफ लाइफ पार्टनर इज़ अ पार्ट ऑफ द रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट। ठीक है? अच्छा, उसके बाद ये चाहते थे कि मॉडर्न वेस्टर्न आइडिया को, ठीक है? और उसके बाद ये चाहते थे कि सोशल कल्चर स्फीयर है वो इक्वालिटी अमंग द जेंडर। अच्छा पहले क्या कहानी थी कि जेंडरों के बीच में इक्वालिटी का मतलब ये है कि देखिए वुमेन्स को इतना राइट नहीं था, वो डिप्रेस्ड थी, तो उनको इक्वालिटी मिलनी चाहिए, ठीक है? अच्छा, उसके बाद फिर हम बात करते हैं या सो आपको इसमें एक पॉइंट याद रखना है रिवाइवलिस्ट में कि ये आपकी बात करता है इक्वालिटी की और चूजिंग ऑफ चूजिंग ऑफ लाइफ पार्टनर ये आपको राइट देता है कौन? रिफॉर्मिस्ट। ठीक है? तो बहुत ईज़ी है, आराम से समझ में आ जाएगा। अच्छा और इसका जो रिफॉर्मिस्ट का एम ये था कि भई हम मॉडर्नाइज़ तो होंगे, लेकिन वेस्टर्नाइज़ नहीं होंगे। समझ रहे हैं आप? एग्ज़ाम्पल के तौर पे ब्रह्म समाज है, अलीगढ़ मूवमेंट है, ठीक है? अब हम दोनों की बात करें रिवाइवलिस्ट और रिफॉर्मिस्ट की, मूवमेंट हेल्प इन फर्दरिंग सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म इन द सोसाइटी व्हिच अल्टीमेटली लीड टू द राइज़ ऑफ मॉडर्न एंड प्रोग्रेसिव सोसाइटी जो आपकी लीड कर रही थी किसको? मॉडर्न और प्रोग्रेसिव सोसाइटी का उदय का। क्लियर कट है? तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमें अंतर करना था और यहाँ पे हम प्रीलिम्स को अगर क्वेश्चंस बनेगा देखिए थीम रिपीट होती हैं। थीम यूपीएससी की अगर बात करें तो कई बार अगर आप पीवाईक्यू उठा के देखेंगे जैसे डायरेक्टरी वाला आपने क्वेश्चंस देखा होगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ गारंटीड है। अगर डायरेक्टरी वाला क्वेश्चंस आपने देखा होगा अपना पार्ट 2 भी देखेंगे जब इसका आएगा सॉरी जो हमारा पीडीएफ का है, तो आप ये पाएँगे कि सर इसमें इतना डिस्कशन किया है, हम थीम टू थीम चले हैं। जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की है ना, हो सकता है पॉसिबल है थीम रिपीट हो, आपसे पूछ ले कि ये रिफॉर्मिस्ट है, रिवाइवलिस्ट है, तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएँ, है ना? क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है, अब इसकी थीम कैसे रिपीट होगी वो हमें समझना है, ठीक है? चलिए, अब चलते हैं फिर हम। अब कहानी आगे बढ़ती है, तो कहानी आगे बढ़ने में हमारे पास था डायरेक्शन ऑफ सोशल रिफॉर्म। अब हम किस तरीके से सोशल रिफॉर्म को डायरेक्ट करेंगे, तो उसमें क्या-क्या कहानी थी उनको थोड़ा-सा हम देखते हैं। फाइट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द वुमेन इन सोसाइटी। हम फाइट करेंगे वुमेन का बेटरमेंट हो सके सोसाइटी में। हम अनटचेबिलिटी को हटाएँगे, रिमूव अनटचेबिलिटी। अब समझ रहे हैं ना सोशल रिफॉर्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहली बात ये थी कि इक्वालिटी का राइट नहीं था वुमेन को, तो वो तो हम हटाएँगे ना भाई, वो हटाएँगे। उसके बाद जो अनटचेबिलिटी यानी कि जो जिन्हें हम शूद्र बोलते हैं, तो उनके बारे में भी हम सोचेंगे और अनटचेबिलिटी को हटाएँगे। फिर था हमारे पास यहाँ पे हम बोथ हिंदू एंड मुस्लिम वुमेन डिपेंड अपॉन मेल। अच्छा उससे पहले क्या था बेटरमेंट पोज़ीशन हम क्यों करेंगे? भई इतना क्या खराब चल रहा था? खराब ये चल रहा था कि हिंदू और मुस्लिम जो वुमेन थी वो ज़्यादातर डिपेंड थी मेल के ऊपर। अच्छा उनकी एजुकेशन जो थी वो डिनाइड थी मतलब वो पढ़ नहीं सकती थी। प्रॉपर्टी राइट की बात करें तो हिंदू के लिए तो बिल्कुल मना था, किसकी? वुमेन्स की। वुमेन्स को प्रॉपर्टी में जो हिंदू वुमेन्स हैं उनके लिए प्रॉपर्टी बिल्कुल डिनाई थी। लेकिन मुस्लिम में हाल्फ एज़ मच मेन कुड मुस्लिम में क्या था वुमेन को अगर पुरुष चाहे तो वो आधी प्रॉपर्टी दे सकता है। तो इसलिए हमें उसके सोशल रिफॉर्म की आवश्यकता थी। क्लियर कट है? तो ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम बात करते हैं अभी हम इसी में चल रहे हैं, ये पॉइंट हमारा यही है, ठीक है? डायरेक्शंस जो हमारी डायरेक्शंस ऑफ द अ, स्टेप लिए गए थे वुमेन्स की पोज़ीशंस को सुधारने के लिए। यानी कि वुमेन्स पोजीशन को एमेलियोरेट करने के लिए। तो उनमें से कौन-कौन से थे? उनमें से पहला स्टेप लिया गया था एबोलिशंस ऑफ सती, यानी कि सती प्रथा का अंत। तो अब ये कहानी कहाँ से चली आ रही थी वो थोड़ा-सा हम देखते हैं। तो देखेंगे 1582 में मुगल एम्परर अकबर जो थे उन्होंने शुरुआत की एबोलिशन ऑफ सती की। तो ये देखिए पॉइंट बन सकता है आपका कि ये शुरुआत कहाँ से हुई? 16वीं सेंचुरी की बात करेंगे तो उसमें पीडीएफ मतलब पुर्तगीज़, डच एंड फ्रेंच इन्होंने भी बैन कर दी थी सती प्रथा को। क्लियर कट है? 1829 में क्या होता है, आपका 19वीं सेंचुरी में राजा राम मोहन राय और विलियम बेंटिंक एक एक्ट बनाते हैं 1829, ठीक है? जो फर्स्ट इम्प्लीमेंट होता है बंगाल में, उसके बाद मद्रास और बॉम्बे में। क्लियर कट है? किसके लिए? एबोलिशन ऑफ द सती। क्लियर कट है? चलिए आगे चलते हैं। फिर क्या हमने और स्टेप लिए वुमेन को पोज़ीशंस को सुधारने के लिए जैसे
अब ये सारे स्टेप चल रहे हैं वुमेन्स की पोजीशंस को सुधारने के लिए। प्रिवेंटिंग फीमेल इन्फेंटिसाइड मतलब भ्रूण हत्या से फीमेल को प्रिवेंट करना। मतलब क्या होता था कि अगर पता चला गर्भ में बच्ची है, तो वो लोग क्या करते थे, बच्ची को मरवा दिया करते थे। कौन? बंगाली एंड राजपूत। तो उसी और भी थे, सब में हुआ करता था, बट इसमें फीमेल इन्फेंटिसाइड जो कॉमन प्रैक्टिस थी वो ज्यादातर इसमें थी आपकी बंगाली एंड राजपूत में। अच्छा, बंगाली रेगुलेशन एक्ट जो कि 1795 और 1804 में आया, उसने ये बोल दिया कि अगर इन्फेंटिसाइड भ्रूण हत्या अगर आप करते हैं तो वो इलीगल एंड मर्डर कैटेगरी में आएगा। तो बंगाल रेगुलेशन एक्ट 1795 और 1804 ये कह रहा था। फिर 1870 में क्या होता है, लगभग आपके 65 साल बाद क्या होता है, ये फिर कंपलसरी कर दिया गया पेरेंट को कि भाई अगर उनका बच्चा पैदा हो रहा है तो उसको रजिस्टर कराना पड़ेगा। तो प्रिवेंट टू रजिस्टर दी बर्थ ऑफ ऑल बेबीज। क्लियर कट है? चलिए, अब यहाँ से हम देखेंगे और क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो अभी स्टेप्स लिए जा रहे हैं वुमेन की पोजीशन को सुधारने के लिए। उसके बाद मिलती है हमें वुमेन विडो रीमैरिज। तो विडो रीमैरिज के देखिए ये थोड़े से याद करने हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस उठाए यहाँ से, और ये आपके स्पेक्ट्रम में दिया है, मैंने कुछ भी नहीं किया, जैसा लिखा है वैसे ही मैंने यहाँ पे लिखने की कोशिश की है। सो देखते हैं प्लीज, और मैं आपसे बता रहा हूँ इसमें काफी इफोर्ट लग रहा है। आप वीडियो को देखते रहें और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपके जो फ्रेंड सर्कल में जो भी हैं तैयारी कर रहे हैं, कलीग जो हैं, उनको बताएं कि भाई इस टाइप की इनिशिएटिव भी चलिए जो हमारे काम आने वाली है बहुत ज्यादा, ठीक है, एज ए शॉर्ट नोट्स में। तो कि मैं टाइपिंग कराना इट्स ए नॉट डिफिकल्ट टाइम, बट आपको ये पता चले कि यार मेहनत की जा रही है, ये नहीं कि कॉपी उठा के पेस्ट कर दिया ना, ना, डजंट मैटर। सो ब्रह्मो समाज तो आपको पता ही है, राजा राम मोहन राय। हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट जो कि 1856 में आया। अब देखिए इसको कौन लेके आया था, अब देखिए इसको याद कैसे करेंगे, यहाँ पे याद कराने वाली बात है। हिंदुओं में जो विधवा थी उनकी हमें शादी करानी है, तो उसके लिए एक एक्ट बनाया गया। तो भई देखिए विधवाओं के बारे में ज्यादातर ये बात कौन सोच सकता है, ईश्वर सोच सकते हैं, ईश्वर। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि शादी जो कराते हैं वो पंडित कराते हैं, ठीक है। और पंडित जो है वो किसका रूप होते हैं, ईश्वर का, ठीक है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो यहाँ से आप सेंस निकालेंगे कि बिडो हिंदू बिडो रीमैरिज एक्ट जो आया था वो पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर लेके आए। उसके बाद विडो रीमैरिज संघ बनाया जाएगा। अब ठीक है, जब एक्ट बन गया तो भाई संघ भी तो होना चाहिए। अब संघ बनाया जाएगा तो उस संघ को कौन देखेंगे, भगवान देखेंगे। तो ईश्वर, ईश्वर का नाम ले लो किसी का, तो वो है आपके विष्णु शास्त्री पंडित। क्लियर कट है? अच्छा, इनके सेक्रेटरी उस टाइम कौन थे, डी के कर्वे, जो कि आपके वेस्ट इंडिया साइड में थे। उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए दो आपको याद हो गए होंगे, बहुत ही ईजी है, अभी मैं रिपीट कर दूंगा। फिर सत्य प्रकाश। अब सीधी सी बात है, आपने रीमैरिज एक्ट बना लिया, उसके लिए संघ भी बना लिया, तो एक्ट में आपके ईश्वर आ गए, संघ में आपके विष्णु आ गए। सत्य प्रकाश यानी कि, और ये सत्य प्रकाश मतलब सत्य की बात होनी चाहिए कि भाई जो विडो है, अब ये तो नहीं है कि भाई उसका पति मर गया तो उसकी शादी करने का अधिकार नहीं है। भाई वो भी एक प्राणी है, वो भी एक जीव है, अगर उसका जीवन साथी छूट जाता है तो उसमें उसका कोई दोष नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सत्य प्रकाश की बात जो थी वो कौन करते हैं, करसनदास मौलवी। अब यहाँ से सीधा सा आप निकालेंगे कि सत्य पे प्रकाश होना चाहिए, सत्य, या फिर ऐसे कह सकते हैं सत्य पर प्रकाश होना चाहिए, उसके लिए हमें कर संडास मतलब हमें एक मजबूती से करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका करसनदास मौलवी। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो, जो सत्य प्रकाश वाले लोग होते हैं वो ज्यादातर मौज मौज वाले होते हैं, तो मौलवी हो जाएगा। आपको कैसे भी करके आपको याद करना है, क्योंकि ये 7 हैं, 6 बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फिर मिलता है इन मद्रास विडो रीमैरिज। अब देखिए, अगर मद्रास में विडो रीमैरिज बनाई गई तो उसके लिए कौन देख रहा था, वीर सलिंगम पतल्लू, ठीक है। अच्छा, अब मद्रास में तो वीर सलिंगम पतल्लू थे, और इसी तरीके से पूना में विडो होम बनाया गया, तो उसको देख रहे थे डी के कर्वे। अब डी के कर्वे आप याद रख सकते हैं, मेरा भी नाम है धीरज, है ना, धीरज कर्वे। तो धीरज कर्वे कह सकते हैं, धीरज कर्वे मतलब मैंने क्या बनाया, पूना में जो विधवा है उनके लिए घर बनाया, तो विडो होम पूना डी के कर्वे। तो ये 6 पॉइंट आपको याद करने हैं, मैंने थोड़ा सा न्यू होने के यहाँ पे फिट करने की कोशिश की है कि जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि भाई क्या इंपॉर्टेंट है। तो ब्रह्मो समाज एक बार रिपीट करते हैं, राजा राम मोहन राय, हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट, तो पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, और एसोसिएशन बात होगी तो हमारे विष्णु जी आ जाएंगे। सत्य प्रकाश तो क्या, करसनदास मौलवी। और मद्रास में आप देखेंगे विडो रीमैरिज, तो मद्रास देखिए मर्द, अब ऐसे सेंस लगा सकते हैं कि जो मर्द होते हैं वो वीर होते हैं, तो वीर सैलिंगम पतल्लू। और इसी तरीके से विडो होम पूना, पूना में बनेगा तो वो कौन बनाएंगे, डी के कर्वे। क्लियर कट है? अच्छा, फिर हम आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ से डायरेक्ट हमारा कोई क्वेश्चन निकल के आता है। ओके, सो हम देखते हैं, सत्य प्रकाश अ वीकली वाज स्टार्टेड टू प्रमोट विडो रीमैरिज। ये किसके द्वारा, बहुत सरल है। सत्य प्रकाश भी मैंने आपको बताया था, देखिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर तो नहीं, क्योंकि इन्होंने एक्ट बनाया था।
और विष्णु शास्त्री ने आपको ने क्या बनाया था? एसोसिएशन। देखिए यही बात होती है ना हमारे लिए पढ़ने के लिए कि हमें याद करने के लिए, कैसे कि नहीं कैसे। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विडो रीमैरिज एक्ट 1819 वाला बनाया और विष्णु शास्त्री ने आपका विडो रीमैरिज एसोसिएशन बनाया और डी के कर्वे ने ये आपका पूना में बनाया और करसनडॉस मौलजी जिन्होंने सत्यप्रकाश की बात करी। ठीक है, क्लियर कट है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? डी। इस तरीके से एमसीक्यू को निकालेंगे तो मुझे नहीं लगता। आप देखिए इन चारों को आपने रिपीट भी कर लिया क्योंकि इनसे एमसीक्यू बने हैं। ओके, तो इसका आंसर ये हो जाएगा डी। चलिए आगे चलते हैं फिर हमें मिलता है अब फिर क्या स्टेप लिए गए वुमेन्स की पोजीशंस को और एमेलियोरेट करने के लिए। तो उनमें से एक था कंट्रोलिंग चाइल्ड मैरिज, यानी कि जो लड़कियों की शादी कर दी जाती थी, है ना? सो अब देखिए एक और स्टॉप लिया गया। ये सारे स्टेप चल रहे हैं वुमेन की पोजीशन को सुधारने के लिए। अभी आप देख रहे हैं चैप्टर बहुत लंबा है, इसलिए तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अब इसमें हमने एक बॉक्स में बनाया, हो सकता है कि ये रिपीटेड होगा और इसमें हमें ये याद रखना है कि जो रुक्माबाई केस था, वो वन ऑफ द मोस्ट पब्लिसाइज्ड कोर्ट केस इन इंडिया 19th सेंचुरी में। क्योंकि देखिए रुक्माबाई केस पे क्वेश्चन तो आ चुका है, पर आपको ये पता होना चाहिए ये कौन-सी सेंचुरी की बात है, 19th सेंचुरी की। अच्छा, अब देखिए कौन-कौन से ले गए। तो पहला था नेटिव मैरिज एक्ट 1872 वाला या फिर सिविल मैरिज एक्ट 1872, दोनों एक ही बात है। ये प्रोहिबिट करता था चाइल्ड मैरिज को, वो भी किसमें? पर्शियन में। हिंदू और मुस्लिम से इसका कोई लेना-देना नहीं था। ये हिंदू और मुस्लिम पे एप्लीकेबल नहीं था। ये पॉइंट आपको समझना है। अच्छा, आगे फिर क्या है हमारे पास? फिर है हमारे पास एज ऑफ कंसेंट एक्ट आया 1851 में। इसको सपोर्ट कर रहे थे कौन? बीएम मालावारी, ठीक है? अच्छा, उसके बाद अब फिर हमें मिलता है, इन्होंने बोला था कि जो 12 साल पे लड़कियों की शादी कर दी जाती है, वो नहीं होनी चाहिए। फिर हमारे पास आ जाता है मोस्ट इम्पोर्टेंट दादाजी भीकाजी वर्सेस रखमाबाई केस 1884, ठीक है? अब ये इस केस को हमें थोड़ा-सा समझना है बढ़िया तरीके से, अभी मैं समझाऊँगा, उससे उसके बाद देखते हैं। फिर एक और एक्ट आया शारदा एक्ट। ये बोलता था कि जो चाइल्ड की अगर आप शादी कर रहे हैं तो उसमें से लड़की की जो एज है वो 14 और बॉयज़ की एज कितनी होनी चाहिए? 18 होना चाहिए। ठीक है, उसने इतनी बनी रहने दी। बट उसके बाद फिर एक और आता है चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन अमेंडमेंट एक्ट 1978, काफ़ी टाइम बाद आता है और ये बोलता है कि जो गर्ल्स के लिए 15 से 18 कर दी इसने और बॉयज़ के लिए 18 से 21। क्लियर कट है? तो इस तरीके से ये चले थे, बट इनमें से मेन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो हमारे पास है दादाजी भीकाजी वर्सेस रखमाबाई केस। अब मैं थोड़ा-सा इसके बारे में बता दूँ। इस केस की खास बात ये थी कि इसने ये नहीं बोला था कि वुमेन की एजुकेशन गेन करने में हेल्प होनी चाहिए। बाद बाकी इसने लड़ाई करी थी सिर्फ़ ऐज ऑफ कंसेंट को लेके। मतलब लड़की की उम्र जो है वो आपकी 18 से कम नहीं होनी चाहिए, उसके लिए इसने फाइटिंग करी थी। अब इसकी स्टोरी क्या थी, बैकग्राउंड क्या था, तो मैं आपको थोड़ा-सा बताने की कोशिश करूँगा कि ये जो भीकाजी थी, भीकाजी ये एक्चुअली में इनके हस्बैंड का नाम है और रखमाबाई इनकी वाइफ़ है। इनकी कहानी क्या थी, रखमाबाई की उस टाइम जो एज थी वो लगभग 11 वर्ष थी, ठीक है? और उनके जो भीकाजी थे उस टाइम वो 19 साल के थे, क्लियर कट है? अच्छा, लेकिन ये कभी साथ-साथ नहीं रहे। अब क्या होता है आगे चल के कि भीकाजी जो थे वो सोचते हैं कि चलो भाई ठीक है, उनकी जब माँ का निधन हो गया तो वो सोचते हैं भाई ठीक है, मैं अपनी वाइफ़ को वापस बुला लेता हूँ। बट उस टाइम भी ये लोग ये मना कर देती हैं, कौन? आपकी रखमाबाई। और रखमाबाई जो थी वो ज़्यादातर अपनी बात मानती थी किसकी? तो वो ज़्यादातर अपने स्टेप फादर की बात माना करती थी, जो आई थिंक सखाराम करके कुछ थे। अच्छा, अब क्या होता है भीकाजी फिर 1885 में भी शादी की बात दोबारा होती है, जिसे हम बोलते हैं वैवाहिक अधिकार का पुनर्स्थापना। अब देखिए यहाँ से यही पॉइंट उठा लिया गया है, यही खास बात होती है, ये यहाँ से है रेस्टिट्यूशंस ऑफ द कंजुगल राइट्स, है ना? तो इसके बारे में भी ये उठा लिया गया। अब देखिए कंजुगल राइट का मतलब होता है वैवाहिक स्थिति। तो देखिए ये पॉइंट अभी हम निकालेंगे, इसको बहुत अच्छी तरीके से निकालने जा रहे हैं हम इस क्वेश्चन को। तो कुल मिला के ये है कि एज ऑफ कंसेंट के लिए तो रखमाबाई लड़ी थी, बट उन्होंने ये भी फिर क्या होता है कि जब वो 12 साल की हो जाती है, तो वो उसके बाद रेस्टिट्यूशंस की बात करते हैं कि भाई ठीक है, अब आप 12 साल की हो गई हैं, तो अब शादी हो जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बातें उससे पहले चली आ रही थी कि भई इतनी एज जो है डिमांडेबल है और इसके लिए इतनी एज होनी चाहिए। अच्छा, बट भीकाजी उस टाइम भी फिर मना कर देती हैं और वो अंत तक दादाजी के साथ नहीं रहती हैं और फिर उसके बाद वो क्या होता है रानी विक्टोरिया को एक पत्र लिखती हैं और रानी की अदालत में जो भी फैसला चल रहा है वो भी इसको खारिज कर देता है और अंत में क्या होता है रखमाबाई भी शादी के लिए मना कर देती हैं। कुल मिला के ये है इस पूरे मामले में वो दादाजी
के साथ नहीं रहीं और उन्होंने कहीं भी ये नहीं कहा कि भई एजुकेशन की बात की जाए, क्योंकि एजुकेशन तो बहुत बड़ी बात थी। पहले लड़ाई इस बात की थी कि भई महिलाओं की शादी जल्दी ना हो, एजुकेशन तो बाद में बात होगी। क्लियर कट है? अब हम ये एमसीक्यू लगाते हैं। तो ये मैं एमसीक्यू 2020 का है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। यहाँ पे है हमारे पास इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन हिस्ट्री द रकमाबाई केसेस 1884 रिवॉल्व अराउंड, वो किसके अराउंड था? वुमेन्स राइट टू गेन एजुकेशन। अब देखिए मेरी बात को समझना, 1884 की बात चल रही है, तो 1884 में भाई वुमेन्स को शिक्षा मिल रही होती तो फिर जो डिप्रेस अभी हम पढ़ते आ रहे थे ऊपर, वुमेन्स की पोजीशन को हमें बेटर करना है, सती प्रथा को एंड करना है, तो ये सब काम हमें करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि उनका एजुकेशन बहुत अच्छा था। तो यहाँ से तो थोड़ा-सा इसको हम होल्ड करेंगे। उसके बाद देते हैं एज ऑफ कंसेंट। अभी मैंने आपको बताया कुछ क्या होते हैं, कुछ पॉइंट्स हमें जब हम मॉडर्न स्पेक्ट्रम पढ़ रहे होते हैं, तो हमें ये ज़रूर देखना होता है कि ये किस रिलेटेड किससे था। मैंने आपसे वही बात कही थी, ये एजुकेशन से रिलेटेड नहीं था। मैंने आपसे वही बात कही थी कि ये नोट्स आपको हेल्प करेगा किसमें? डायरेक्ट क्वेश्चन को हिट करने में। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वुमेन्स राइट टू गेन एजुकेशन तो नहीं होगा। और एक और था हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस ऑफ द कंजुगल राइट्स। तो रिस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट की भी इसने बात करी थी कि भाई ठीक है, जब वो 12 साल की हो गई फिर दोबारा वो शादी की बात करते हैं, अंत में वो फिर मना कर देती हैं। क्लियर कट है? तो इसमें से आपके पास ऑप्शन क्या हुआ? एज ऑफ कंसेंट और रिस्टिट्यूशन ऑफ द कंजुगल राइट्स। तो इसका मतलब आपके पास आंसर क्या हो जाएगा? बी, 2 एंड 3। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को हम एक तरीके से और निकाल सकते थे। फॉर एग्जांपल मान लो कि हम नहीं पढ़े हैं, हमको उसको निकालना है क्वेश्चंस को। एलिमिनेट टेक्निक तो अब खैर खत्म हो गई है। तो इसमें आप ऐसे निकाल सकते थे कि 1884 की बात थी। भैया वुमेन्स एजुकेशन के राइट को लेके तो उतनी फाइट कहाँ हुई? ये तो सब 19वीं सेंचुरी की बात है। 20th सेंचुरी की बात है, ये कहाँ हुई 1884 में, तो बहुत पुरानी बात है। उस टाइम तो बाबा साहब का जन्म भी नहीं हुआ था, है ना? तो ये सब कहानियाँ जब चलती रहीं तो वहाँ तो वुमेन्स राइट की तो एजुकेशन की तो बात हो ही नहीं सकती, है ना? तो ये तो हमारा वैसे भी डिनोट हो रहा है, तो हमारे पास कंसेंट और कंजुगल राइट्स। अब यहाँ पे हम थोड़ा-सा अटक सकते थे क्योंकि कि हो सकता है हम इंग्लिश मीडियम से हैं, इसकी मीनिंग समझ में ना आए हमें, है ना? हो सकता है कभी-कभार स्लिप हो जाता है भाई माइंड। तो इसका मतलब होता है वैवाहिक, है ना? तो रिस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट। अब देखिए दोनों ही एज से अगर रिलेट करेंगे तो रिलेट करने पे भी हमें आंसर मिल रहा है। कैसे मिल रहा है? भई अगर वुमेन की एज को लेके फाइट हो रही थी, तो वो एज को लेके फाइट क्यों होगी? पढ़ाई के लिए थोड़ी होगी। वो तो भैया वैवाहिक स्थिति की होगी, ये भी आपका मैरिज से रिलेटेड है कंजुगल राइट्स, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं फिर हम। अच्छा, अब एक पॉइंट्स और याद है यहाँ पे कि विडो की जो रूम रीमैरिज थी उसके लिए कौन-कौन पक्ष में था? तो जैसे बीएम मालावारी है, उसके बाद आपके नर्मदा शंकर और लव शंकर देवा थे, गोविंद महादेव रानाडा थे, के नटराजन थे, ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले, ये सब विडो रीमैरिज के राइट को लेके सपोर्टर थे कि भाई उनकी शादी होनी चाहिए। तो यहीं पे क्या होता है कि कभी-कभार हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए और इस वे में पूछ लिया जाए कि कौन-कौन सपोर्टर थे, तो देखिए बीएम मालावारी दे दें तो हो सकता है आप थोड़े-से कन्फ्यूज़ हो जाएँ। ये एज ऑफ कंसर्न एक्ट 1891 वाला था, उससे रिलेटेड थे। उसके बाद ये आपका नर्मदा शंकर हैं, गोविंद महादेव रानडे हैं, जिनको हम जीएम रानडे बोलते हैं, के नटराजन हैं, ज्योतिबा फुले, सावित्री फुले तो आप बता ही देंगे, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं फिर हम। तो मज़ा आ रहा है ना? ज़्यादा टेंशन नहीं हो रही होगी, है ना? चलिए आगे देखते हैं, वुमेन एजुकेशन फिर क्या स्टेप लिया गया? अब देखिए आप देख रहे हैं ये वाला जो चैप्टर है ना आपका, जो अगर हम बात करें सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म और रिफॉर्म मूवमेंट में, बहुत से क्वेश्चन्स हमारे यहीं से सॉल्व हो रहे हैं। सो कलकत्ता फीमेल जुवेनाइल जस्टिस सोसाइटी की अगर हम बात करें, वुमेन एजुकेशन में किस-किसका रोल क्या रहा? तो सबसे पहले आपको मिलता है कलकत्ता फीमेल जुवेनाइल सोसाइटी। अच्छा, इसको बनाया किसने था? इसको बनाया था क्रिश्चियन मिशनरियों के द्वारा और कब की बात थी? ये थी 1819 की। अच्छा, उसी के बाद फिर एक और स्कूल बनाया जाता है जिसको बोलते हैं हम बैंथून स्कूल, जो बनाया गया जेईडी बैंथून के द्वारा, ठीक है? जो कि प्रेसिडेंट थे उस टाइम आपके काउंसिल ऑफ एजुकेशन, जो कि कलकत्ता में पड़ती थी, 1849 में इसको बनाया गया। क्लियर कट है? अच्छा, आगे फिर हमें मिलता है पायोनियर ऑफ वुमेन्स एजुकेशन। अब देखिए वुमेन्स के एजुकेशन के लिए पायोनियर कौन थे? मतलब प्रथम कौन थे? तो देखिए फिर वही बात आ गई। अगर हम विडो रीमैरिज एक्ट बना रहे थे, तो उस टाइम पंडित ईश्वरचंद्र विद्यासागर थे, जो कि बंगाल से थे। क्लियर कट है? तो वही तो जब वो विडो रीमैरिज की बात कर रहे हैं, तो फिर वो वुमेन्स एजुकेशन के पायोनियर भी बन के आएँगे। वो थे आपके पंडित ईश्वरचंद्र विद्यासागर। क्लियर कट है? और उन्होंने लगभग 35 बंगाली स्कूल जो थे, वो खोले थे। फिर 4th में मिलता है हमें स्कूल सोसाइटी एंड नेटिव, जो स्कूल ऑफ बॉम्बे का था। इसके कई बार नाम चेंज हुए, जैसे 1824 में इसका नाम जो था बॉम्बे नेटिव इंस्टीट्यूशंस बना, 1840 में इसका नाम बोर्ड ऑफ एजुकेशंस बना, 1856 में इसका नाम एल्फ्सीन ठीक है, एल्फ्सीन एजुकेशन इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट ओके।
तो ये नाम बने। अच्छा, इसको लेके कौन आया था? स्कूल सोसाइटी एंड नेटिव स्कूल ऑफ बॉम्बे को जगन्नाथ एंड नाना शंकर सेठ। अच्छा, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये पॉलिटी का वर्ड्स है, तो ये हमें पता ही है कि ब्रिटिश की देन है। फिर होता है इंग्लिश, फिर हमें मिलेगा, ओके नेक्स्ट है हमारे पास, ये कुछ आप कह सकते हो वुमेन्स के एजुकेशन स्कूल वगैरह थे, तो वो थोड़े से हमें याद रखने हैं। फिर हमें मिलता है इंग्लिश मराठी स्कूल जो गुरुग्राम में बना, वो नाना शंकर सेठ के द्वारा बनाया गया। क्लियर कट है। उसके बाद स्टूडेंट्स लिटरेसी एंड साइंटिफिक सोसाइटी जो बनाया गया भाऊ दाजी लाडे के द्वारा, ये कहाँ के थे? ये थे महाराष्ट्र के। ठीक है। उसके बाद हमें मिलता है स्कूल फॉर द गर्ल्स रन बाय द अमेरिकन, और देखिए भिंडवाड़ा पुणे में बनाया गया, वो बनाया गया किसके द्वारा? सावित्रीबाई फूले के द्वारा। इसके बाद फर्स्ट फीमेल स्कूल टीचर जो थी मॉडर्न इंडिया की, उनका नाम है सावित्रीबाई फूले। हो सकता है आपसे एमसीक्यू बन पूछ ले कि फर्स्ट फीमेल स्कूल टीचर जो मॉडर्न इंडिया की है वो कौन है? सावित्रीबाई फूले। एजुकेटिंग पारसी गर्ल्स, और उसके बाद एक और था फर्स्ट वुमन जो ग्रेजुएट हुई थी पारसी, वो थी कॉर्निया सोराबाजी। तो देखिए पारसी गर्लों को एजुकेट करने का जो आप कह सकते हो जिम्मा ले रखा था, वो कॉर्निया सोराबाजी ने ले रखा था, और ये फर्स्ट ग्रेजुएट पारसी भी थी। फ्रैंक एंड कॉर्डियल सपोर्ट, ये एक्चुअली में एक सेंटेंस है जो लॉर्ड डलहौजी का है। ये पॉइंट थोड़ा-सा हमें याद रखना है कि हमें वुमेन्स को सपोर्ट करना है फ्रैंक एंड कॉर्डियल सपोर्ट के द्वारा। इंडियन वुमेन यूनिवर्सिटी, अब देखिए पूना में एक घर बनाया गया, यानी विडो रीमैरेज के लिए, तो वो भी डीके कर्वे का था। इंडियन वुमेन यूनिवर्सिटी, ये भी डीके कर्वे के द्वारा। फिर हमें मिलता है इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो प्रेसिडेंट थी, वो सरोजिनी नायडू। और बाद में ये गवर्नर बनी किसकी? यूनाइटेड प्रोविंसेस, जिसे आज हम यूपी कहते हैं। क्लियर कट है। अच्छा, अब फिर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, कुछ और ऑर्गेनाइजेशन थे वुमेन्स को लेके, जैसे सरला देवी चौधरानी ने 1910 में कन्वे किया फर्स्ट मीटिंग किसकी? भारत स्त्री महामंडल, जो कि इलाहाबाद में। तो ये पॉइंट हमें थोड़ा सा याद रखना है कि भारत स्त्री महामंडल इलाहाबाद में किसके द्वारा? सरला देवी चौधरानी के द्वारा। अच्छा, फिर एक कॉन्फ्रेंस बनाई जाती है लेडीज के लिए, लेडीज सोशल कॉन्फ्रेंस, जिसका दूसरा नाम होता है भारत महिला परिषद, किसके द्वारा? रमाबाई रानड़ा के द्वारा। क्लियर कट है। अच्छा, उसी के बाद फिर एक और आती है आर्य महिला, ये सब ऑर्गेनाइजेशंस हैं वुमेन्स को लेके। आर्य महिला समाज, अब देखिए महिला समाज जो है वो आर्यों का होगा, इसको बनाती है पंडिता रमाबाई सरस्वती। उसके बाद फर्स्ट लेडी बैरिस्टर कौन थी? ताराबाई प्रेमचंद। देखिए ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, नहीं आता है, बट हाँ ये जरूर याद रखना है कि आर्य महिला समाज किसने बनाया। उसके बाद लेडी सोशल कॉन्फ्रेंस, जिसको हम भारत महिला परिषद बोल रहे थे, उसको रमाबाई रानड़े के द्वारा। भारत स्त्री महामंडल सरला देवी चौधरानी के द्वारा। ये कुछ हमें याद रखने हैं, क्योंकि हो सकता है मैचिंग में क्वेश्चंस बन जाए। इसी के बाद फिर बनती है ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस। देखिए ये थोड़ा सा हमारे लिए याद रखने वाली बात है। ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस, जिसको मार्गरेट कजिन्स के द्वारा बनाया गया, और इसकी जो मीटिंग थी वो हेल्ड हुई थी फॉरगेस कॉलेज में। क्लियर कट है। इसकी AIWC की। अच्छा, और इसके बारे में थोड़ा-सा हम बात करते हैं कि इसमें और भी इम्पोर्टेंट कुछ फाउंडिंग मेंबर थे, जैसे महारानी चिमनाबाई गायकवाड़ है ना? महारानी चिमनाबाई गायकवाड़ है। फिर हमें मिलती है यहाँ पे रानी साहिबा ऑफ संगेली है। उसके बाद है सरोजिनी नायडू हैं। फिर हमारे पास कमला देवी चट्टोपाध्याय हैं। उसके बाद लेडी दोरन टाटा, ये कुछ और भी इसमें इम्पोर्टेंट फाउंडर थी। अच्छा, इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि जो भी वर्कर हैं या जो वर्क करते हैं सोसाइटी में, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस, उनकी सोशल जस्टिस की बात होनी चाहिए, इंटीग्रिटी की बात होनी चाहिए, इक्वल राइट की बात होनी चाहिए, और उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, किसके लिए? सिक्योर करने के लिए उनके ह्यूमन बीइंग को। क्लियर कट है। अच्छा, और ये बात करता था लाइफ पहले है एसेंशियल, लाइफ पहले है उसके बाद काम है, आप ऐसे कह सकते हो एक वर्ड में। ठीक है। अच्छा, तो अब हम यहाँ से क्वेश्चंस उठाएँगे। देखिए ये क्वेश्चंस हमारा आगे भी मिलेगा हमें, तो 2021 का था। Who among the following was associated as a secretary with the Hindu female school which later came to be known as the Banthun female school? अब देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूँ ना, ज़्यादातर इसके टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर के आप देखेंगे तो क्वेश्चंस आपके ज़्यादातर सही हुए हैं। बट हाँ, ये हाँ नहीं करा रहा हूँ मैं, यहाँ तो मैंने लिख दिया है, बट इसको मैं आगे सॉल्व कराऊँगा, आपका ईज़िली निकल आएगा ये, है ना? चलिए आगे चलते हैं फिर हम। फिर अब हम कुछ और संघ की बात करते हैं, जैसे अब कास्ट को लेके कुछ और संघ बनाए गए, तो कास्ट को रिफॉर्म करने के लिए, जैसे ऑल इंडिया हरिजन संघ, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा बनाया गया, और वो ये चाहता था ऑल इंडिया हरिजन संघ कि भाई अनटचेबिलिटी को रूट और ब्रांच की तरह ही इसको क्या कर दिया जाए,
इरेडिकेट कर दिया जाए, मतलब उसको काट दिया जाए, बिल्कुल खत्म कर दिया जाए। फिर उसके बाद ऑल इंडिया हरिजन संघ आया। ऑल इंडिया हरिजन संघ की बात करेंगे तो उसको भी गांधी जी लेके आए, क्लियर कट है। फिर हमें मिलता है अनार्य दास परिहार मंडली। अब देखिए दास परिहार मंडली की बात करें तो ये क्या था? ये एक्चुअली में क्या था? ये सोसाइटी थी जो रिमूवल करना चाहती थी नॉन आर्यन के इवल्स को, है ना? मतलब उसमें कुल मिला के ये है कि जैसे शादी-ब्याह जो भी फंक्शंस होते हैं उनमें ज़्यादातर जो है आर्यनों का जैसे ब्राह्मिस्ट कह सकते हैं, एंटी ब्राह्मिस्ट कह सकते हैं आप इसको, ठीक है? उसके रिगार्डिंग थी और ये एंटी कास्ट सिस्टम के रिगार्डिंग थी। क्या? अनार्य दास परिहार मंडली, ये आपको थोड़ी-सी याद होगी। तो ये किसके द्वारा थी? ये थी गोपाल बाबा वालंकर। क्लियर कट है? अच्छा और उन्होंने एक अपना न्यूज़पेपर और जारी किया था जिसका नाम था विट्ठल विध्वंसक। अब ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि यानी कि जी.बी. वालंकर, है ना? ये थोड़ा-सा आप पॉइंट याद रखेंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये वाला पेज। जी.बी. वालंकर जो थे उन्होंने विट्ठल विध्वंसक एक न्यूज़पेपर आप कह सकते हो जारी किया। उसमें ये दिखाया गया था कि भई हमें जो कह सकते हो ब्राह्मणिकल और जो कह सकते हैं एटीट्यूड होता है, उसको हमें डिस्ट्रॉय करना है। उस न्यूज़पेपर में ज़्यादातर मोस्टली इस टाइप की खबर छपा करती थी, ठीक है? और वालंकर यही चाहते थे कि भई जो अनटचेबिलिटी है उसको रिमूव कर दिया जाए, है ना? और कास्ट हिंदू जैसे कहते हैं उसमें उसको हम इंक्लूड भी करते हैं लोअर कास्ट को बट उसके उनके साथ बहुत सारे भेदभाव होते हैं। तो ये सारे भेदभाव के खिलाफ ही इस टाइप की खबरें आया करती थी। अच्छा उन्होंने हिंदू धर्म दर्पण को भी रोट किया और इन्होंने कंट्रीब्यूट किया था किसमें सुधारक और दीनबंधु में। ये क्वेश्चन थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि सुधारक और दीनबंधु में इनका कंट्रीब्यूशंस रहा किनका? गोपाल बाबा वालंकर का। फिर हमें मिलता है अवेकिंग द दलित, ये लेके आए किसान फूगा जी, है ना? और किसान फूगा जी की अगर हम बात करें तो यही बात करते थे कि भई दलित को जागरूक बन के रहना है, इसके रिगार्डिंग भई एंटी ब्राह्मणिकल कह सकते हैं आप, ठीक है? और ये जर्नल था अवेकिंग द दलित नोवेल नहीं था और इसको स्टेबलाइज़ इन्होंने और क्या-क्या स्टेबलाइज़ किया जैसे चौकामाला गर्ल्स स्कूल्स है और इन्होंने कुछ और पब्लिश किए जैसे आपके न नरसुरत हिंद नागरिक है, विट्ठल विध्वंसक है और मंजूर पत्रिका है। ये सब जो है किनकी थी? किसान फूगा जी की थी। क्लियर कट है? अच्छा और थोड़ा-सा मैं आपको और बता दूँ ये एक्चुअली में ये भी अपलिफ्ट करना चाहते थे दलित मूवमेंट को और ये इन्होंने बहुत से प्रेस ओपन किए थे। उनका एम यही था कि भई जो दलित हैं वो जागरूक रहें, वो समझ पाएँ कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है ना? तो अब देखिए एक तो कास्ट की बात हो रही थी, एक वुमेन की बात हो रही थी। अब बात आ जाते हैं मूक नायक है, बहिष्कृत हितकारिणी सभा है, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशंस है, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास है। ये सारी जो आपके थे वो किसके थे? भीमराव अम्बेडकर के। तो देखिए इनके तो ईज़िली आप निकाल पाएँगे, बहुत सरल होता है। मूक नायक में मोस्टली एंटी कास्ट वो एंटी ब्राह्मणिकल इसमें भी था। बहिष्कृत हितकारिणी सभा कि भई हम बहिष्कृत करते हैं हमारे हित के बारे में नहीं सोच रहे हैं आप जो अनटचेबिलिटी उसको हटाने के बारे में नहीं सोच रहे हैं, है ना? और देखिए शेड्यूल कास्ट के बारे में ज़्यादातर सोचने वाले बाबा साहब ही थे और ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास को भी ज़्यादा सीरियस होने वाले यही थे भीमराव अम्बेडकर। तो आपको ये 3 पॉइंट ज़रूर याद रखने हैं, मे बी पॉसिबल ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पेज है। मैं बता दूँ अगर क्वेश्चन बना तो डेफिनिटली यहाँ से क्वेश्चन उठेगा। उसके बाद सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट की बात करेंगे तो उसको ईवी रामास्वामी नईकर लेके आए। अब यहाँ पे एक पॉइंट है हमारे पास वन रिलिजन, वन कास्ट, वन गॉड फॉर मैनकाइंड मतलब एक भगवान, एक धर्म, एक जात। ये लेके आए थे नारायण गुरु इन केरला में। क्लियर कट है? नो रिलिजन, नो कास्ट, नो गॉड फॉर मैनकाइंड इसको लेके आए सहादरन अयप्पन। कौन लेके आए? सहादरन अयप्पन। ओके? अच्छा, अब देखिए ये थोड़ी-सी याद रखना है, भई सीधी-सी बात है नारायण गुरु इन केरला में उन्होंने ये बोला कि भई एक जात होगी सॉरी एक धर्म होगा, एक जात होगी और एक भगवान होगा। नारायण गुरु केरला वालों ने। बट सहादरन अयप्पन ने बोला ना कोई भगवान, ना कोई कास्ट सॉरी ना कोई धर्म, ना कोई कास्ट, ना कोई भगवान। क्लियर कट है? ये पॉइंट थोड़े-से आपको याद रखना है। मे बी पॉसिबल ये आपसे पूछ ले, आप कन्फ्यूज़ हो जाएँ। तो देखिए जब वन गॉड, गॉड की बात होगी तो वहाँ नारायण शब्द होगा, ठीक है? और कोई धर्म नहीं है, कोई भगवान नहीं है, तो सीधी-सी बात है हमें सहारा नहीं मिलता तो ऐसा कोई व्यक्ति बोल रहा है, तो ये थोड़े-से पॉइंट आपको याद रखने हैं। पर्सनली मैंने कुछ ऐसा नहीं बोला जो आपको माइंड करना है। क्लियर कट? चलिए अब हम देखते हैं। क्वेश्चन हमारा आया है ये क्वेश्चन्स आया हुआ है हमारा। तो देखते हैं कंसीडर द फॉलोइंग पेयर मूवमेंट ऑर्गनाइजेशन ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग ये लाई गई महात्मा गांधी के द्वारा। ऑल इंडिया किसान सभा, ठीक है? तो इसको लेके आए स्वामी सहजानंद सरस्वती।
उसके बाद मिलता है हमें सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट नहीं कर ईवी रामास्वामी। अब देखिए, ये हमने 2 हमारे बिल्कुल डिक्टो मिल रहे हैं। एक ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी वाला, है ना? और एक हमें मिल रहा है सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट वाला, तो ये आपके 2 सही हैं। अब 2 सही हैं तो 1-2 सही है। अब तीसरा देखते हैं, ऑल इंडिया किसान सभा, ये स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा लाई गई, तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? डी। क्लियर कट है? चलिए आगे देखते हैं फिर क्या है हमारे पास? फिर हमारे पास डॉक्टर अंबेडकर लीड द महाड़ सत्याग्रह। तो महाड़ सत्याग्रह जो था उसको लीड डॉक्टर अंबेडकर कर रहे थे मार्च 1927 में। ये क्या कर रहा था? ये एक्चुअली में जो हिंदू कास्ट के जो कह सकते हो आप जो कस्टम थे, उनको रेग्रेसिव करने के लिए ये लाया गया था मार्च सत्याग्रह। ओके? चलिए अब हम बाद बाकी जो है अपना देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तो तब हम देखते हैं क्या है क्या नहीं है। ओके?